स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम चूंकि प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का जो 4th चैप्टर है, बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो इसको डिटेल में समझेंगे और इससे संबंधित सभी प्रकार की संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल को भी समझेंगे। साथ ही एड्स प्रभावित बच्चों से के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको देखेंगे और इसी के अंतर्गत एकीकृत बाल सुरक्षा योजना को भी पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं बाल देखभाल और संरक्षण क्या है। तो बालक की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि दिलासा, विश्वास, नैतिक समर्थन, प्रोत्साहन और पहचान। तो ये सभी जरूरतें तभी अनुभव की जाती हैं जब बालक किसी मनोवैज्ञानिक कमी का अनुभव करता है। जब व्यक्ति को अपने आसपास के पर्यावरण के विषय में कोई संदेह होता है तो आश्वासन या विश्वास की जरूरत होती है। जब किन्हीं जरूरत की इन जरूरतों की पूर्ति में रुकावट के कारण वह क्या होता है, बालक निराश होता है, तो उसे नैतिक समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जब उसमें हीनता का एहसास पैदा होता है तो उसे अपनी पहचान और सम्मान चाहिए होती है। ऐसी स्थिति में उसकी मनोवैज्ञानिक देखभाल और संरक्षण आवश्यक होता है। अब जानते हैं कि जो बालक है उसका बचपन में देखभाल और संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बाल्यावस्था के दौरान बच्चा शारीरिक रूप से इतना छोटा और कमजोर होता है कि अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास और मल त्यागना आदि को पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इसके लिए बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में वर्णन किया है कि पहले पहले वर्ष में बच्चे केवल एक ही प्रश्न और काम करता है, वह क्या है कि मैं संसार में विश्वास कर सकता हूं यदि अन्य लोग बच्चे की देखभाल करते हैं, जो उसकी क्या है मूल जरूरतों की पूर्ति करते हैं, तो बच्चे में प्रारंभिक विश्वास का विकास होने लगता है। यदि बच्चा इस समर्थन और देखभाल से वंचित होता है तो उसमें संसार के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। तो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में बताया है कि जब बच्चा छोटा होता है, वह बाल्यावस्था में होता है, तो वह किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने में सोचता है कि मन में यह प्रश्न होता है कि क्या मैं विश्वास कर सकता हूं दूसरे लोगों पर। जब लोगों की देखभाल करते हुए बच्चा देखता है और अपनी जरूरतों को पूरा करते देखता है, तो वह क्या होता है, प्रारंभिक उसके अंदर विश्वास का विकास होता है। इसके बाद एरिक्सन ने कहा है कि जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तो माता पिता को चाहिए कि वह उसे स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने दें, उसकी ऐसी प्रवृत्तियों का समर्थन करें जिसमें स्वायत्तता की भावना पैदा होती है, से वह बड़ा होकर अपने निर्णय खुद लेने के योग्य हो जाए। बच्चे को ऐसा ना करने दिया जाए तो इसमें बच्चे को शर्म और संदेह की भावना पैदा होती है। 4 से 5 वर्ष की आयु में अपने पर्यावरण की छानबीन से बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, से वह किसी काम में पहल करने की नहीं झिझकते हैं। बच्चे को यह अवसर ना दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप अपराध की भावना पैदा होती है। तो याद रखिए, जब एरिक्सन के अनुसार जब कहा गया है कि जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तो माता पिता को चाहिए कि वह बच्चे को स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर उसे घूमने दे। इस प्रकार करने से उसकी जो स्वायत्तता की भावना है वह पैदा होती है और वह बड़ा होकर स्वयं निर्णय लेने के योग्य हो जाता है। और जैसे ही बच्चा 4 से 5 साल का होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। और यह आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है, वह पर्यावरण के द्वारा किया जाता है। वह पर्यावरण को देखता है और उनसे समझता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, काम करने की पहल जागृत होती है। वह झिझकता नहीं है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों को प्यार और इसमें की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है, जो प्यार भरे स्पर्श से दर्शाया जा सकता है। जांच पड़ताल और खेल से आप विश्वास पैदा होता है, जिससे कोई भी काम शुरू करने से उसे
पूरा करने में सहायता मिलती है। यदि इन जरूरतों को पूरा ना हो तो बच्चा कई प्रकार की नकारात्मकता पैदा होती है उसके अंदर, जैसे कि अविश्वास, शर्म, अपराध भावना, हीन भावना, इस प्रकार की उसमें नकारात्मकता पैदा हो जाती है। इसके आगे जानते हैं किशोर अवस्था में किस प्रकार बालकों का देखभाल और संरक्षण करना चाहिए। तो जब बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच का होता है तो यह समय जीवन का सबसे नाजुक दौर होता है। इसमें विकास बहुत तेज गति से होता है। इसे तनाव और उपद्रव की अवस्था भी कहा गया है। बच्चों को शारीरिक और यौन संबंधी परिवर्तनों से समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद माता पिता और समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चा देखने में बड़ा लगता है लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अभी वह छोटा है। इस अवस्था में बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है वह शारीरिक परिवर्तनों, सामाजिक अपेक्षा और भावुकता का समायोजन है। किशोरावस्था के दौरान बच्चों को अपनी पहचान बनाना होती है। किशोर को न्यूनतम योग्यता, कौशलों की जरूरत अनुभव होती है ताकि वयस्क होने पर वह अपनी कमाई के साधन ढूंढ सके। इसमें उसे अपनी पहचान बनाने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार किशोर अवस्था में बालकों की देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि जो किशोर अवस्था है वह बालक के जीवन की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवस्था में बालक का विकास सबसे तेज गति से होता है। उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होते हैं। तो इस अवस्था में बालक का देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जानते हैं बाल निर्देशन क्या है। तो निर्देशन का अर्थ कोई आदेश नहीं होता है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य, अनुभव अथवा निर्णय के प्रति सहयोग की भूमिका का निर्वहन करना होता है। निर्देश देने वाला व्यक्ति अनुभवशील और कुशल होता है। वह अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों तथा प्रकृतियों की परख उसे निर्देशित करती है। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवकों की सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ सहायता करना सीखता है। निर्देशन बालक के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उचित निर्देशन बालकों का सर्वांगीण विकास होता है उचित निर्देशन से। तो यह बाल निर्देशन है जिसके द्वारा बालक अनुभव और निर्णय के प्रति क्या होता है, सहयोग की भूमिका उसके अंदर आती है बाल निर्देशन के द्वारा। निर्देशन की उद्देश्य जानते हैं कि आखिर निर्देशन की उद्देश्य क्या है। तो निर्देशन का उद्देश्य बालकों की विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करना है। स्किनर के अनुसार वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की उनकी क्षमताओं, रुचियों तथा अवसरों के अनुकूल चयन करने में सहायता पहुंचाना। निर्देशन बालक की क्षमताओं के विकास के साथ साथ समायोजन की भी क्षमता प्रदान करता है। जानते हैं निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बालक की योग्यताओं के विकास में सहयोग देना है, बालक की शक्तियों को सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करना है, बालक को कठिन से कठिन समस्या को हल करने के योग्य बनाना है, बालक को अपनी स्थिति के साथ समायोजन की क्षमता में सहयोग देना है, बालक को उनके निर्णय में सहायता देना है, बालक को उनकी रुचियां, क्षमताओं के अनुसार क्षेत्र तथा विषयों के चुनाव में सहायता देना है, बालकों के अंतर्निहित योग्यताओं की पहचान कर उसके अभिव्यक्त का मार्ग प्रशस्त करना है, व्यक्तिगत विकास में सहायता देना है, उत्तरदायित्व एवं आत्मविश्वास के विकास में सहायता देना है, साथ ही सर्वांगीण विकास में सहायता देना है। तो ये निर्देशन के उद्देश्य हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार बालकों के सहयोग में हमें सहायता देना है, किस प्रकार उनका विकास करना है, बालकों की योग्यताओं से लेकर उनके सर्वांगीण विकास तक। इसके बाद जानते हैं अधिगम, निःशक्त, अक्षम बालकों के बारे में। तो अधिगम अक्षम बालक से अभिप्राय ऐसे बालक हैं जो अधिगम समस्याओं यानी कि पढ़ने संबंधी समस्याएं, जैसे कि सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणित संख्याओं की योग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के बालक क्या कहलाते हैं, अधिगम, निःशक्त या अक्षम बालक कहलाते हैं। तो जिन बालकों में
सुनने में समस्या हो, बोलने में समस्या हो, समझने में, लिखने में समस्या हो, पढ़ने में हो और गणित संबंधी समस्याएं हैं, तो ये सभी अधिगम समस्याएं हैं। अधिगम, निशक्त, अक्षम बालक कहलाते हैं इस प्रकार के बालक जिनमें यह विकार पाया जाता है। तो अधिगम अक्षम बालकों के लक्षण जानते हैं सबसे पहले। तो अति सक्रियता, प्रत्यक्षीकरण गति, बाध्यता, सांवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिकता, स्मृति और चिंतन की अव्यवस्था, सामान्य संयोजनहीनता, पढ़ने लिखने वर्तनी एवं गणित के विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं, बोलने और सुनने से संबंधित अव्यवस्थाएं अर्थात भाषा समस्या, संदेहजन तंत्रिकीय लक्षण। तो इस प्रकार के लक्षण जो कि अधिगम निशक्त बालकों में देखे जाते हैं। इसके बाद जानते हैं हम अधिगम निशक्त बालकों की शिक्षा के बारे में। तो अधिगम निशक्त बालकों, जो अधिगम अक्षम बालक है, उनकी शिक्षा के दो आधारभूत उपागम है। जो पहला उपागम है वह है योग्यता प्रशिक्षण उपागम, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण उपागम। सबसे पहला जानते हैं कि योग्यता प्रशिक्षण उपागम क्या है। इसके अंतर्गत बालक की आधारभूत योग्यताओं में व्याप्त क्षमताओं में सुधार के लिए निर्देश प्रक्रियाओं के निर्माण पर मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसमें मनोभाषिक परीक्षण, दृश्य प्रत्यक्षीकरण उपागम, प्रत्यक्षात्मक गतिक उपागम और बहुसंदेशात्मक संवेगात्मक उपागम। तो ये चार प्रकार के परीक्षण उपागम हैं जो योग्यता प्रशिक्षण उपागम से संबंधित हैं। इसके बाद जो दूसरा है कौशल प्रशिक्षण उपागम, उसको जानते हैं। तो कौशल प्रशिक्षण उपागम बालक में विशिष्ट रूप से चिन्हित कौशलों के विषय में सीधे मापन पर आधारित है। बहुत से कौशल उपागम कार्यक्रम तथा डिजिटल व्यवहार विश्लेषण एवं सूक्ष्मता शिक्षण आदि इन दिशा में अधिक प्रभावित हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार के उपागम जो कि अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जानते हैं कि अधिगम अक्षमता के जो प्रकार हैं वह क्या है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि गणित संबंधी समस्या अगर बच्चे में है तो वह किस प्रकार की अक्षमता है, या वह किस प्रकार की बीमारी है, या वह किस प्रकार का विकार है, तो वह है डिस्कैलकुलिया। याद रखिए, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी समस्या है और डिस्कैलकुलिया को तीन प्रकार में बांटा गया है। में सबसे पहला है लेक्सिकल, दूसरा है ग्राफिकल और तीसरा है वर्बल। तो यह गणित संबंधी समस्याओं के प्रकार है जिसमें से वह उस बच्चे में विकार है उसका नाम है डिस्कैलकुलिया, और इसके तीन प्रकार होते हैं। इसमें पहला है लेक्सिकल, ग्राफिकल और वर्बल डिस्कैलकुलिया। तो यह तीन प्रकार के जो विकार है वह गणित संबंधी विकार हैं। इसके बाद होता है लिखने की क्षमता, लिखने की अक्षमता। तो लिखने की अक्षमता चार प्रकार की विकार से संबंधित है, जिसमें सबसे पहला है डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेक्सिया और अग्रेफिया। तो ये चार प्रकार लिखने संबंधी समस्या से संबंधित है। इसके बाद आता है पढ़ने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता दो प्रकार की होती है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो जिसमें बच्चे में पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है उसमें यह विकार पाया जाता है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। इसके बाद आता है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, तो जिसे अफेजिया या डिस्फेजिया। तो ये दो प्रकार की जो विकार है वह मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता पाई जाती है इस प्रकार के बच्चों में जिनमें अफेजिया या डिस्फेजिया विकार होता है। तो ये सभी अक्षमता के प्रकार हैं अधिगम अक्षमता, जो कि बच्चे में सीखने संबंधी पाए जाते हैं, जिसमें गणित संबंधी समस्याएं, लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी और मौखिक रूप से समझने में, सीखने में अक्षमताएं पाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को सीखने में समस्याएं होती हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है एड्स एवं इसकी रोकथाम। ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा।
तो एड्स मनुष्य को होने वाली एक बीमारी का नाम है जो कैंसर से भी और अधिक खतरनाक होती है। वर्तमान समय में एड्स विश्व के लिए एक बीमारी ना होकर एक गंभीर समस्या बन गई है। एड्स रोग का जो संक्षिप्त नाम है या इसका पूरा नाम कहा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो इसका पूरा नाम है, इसी में इस रोग के बारे में छुपा है। जैसे कि अगर हम जाने तो एक्वायर्ड, जिसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो पैतृक रूप से नहीं बल्कि विषाणु के, क्या होता है, विषाणु के आक्रमण से होती है। का मतलब होता है एक्वायर्ड का मतलब कि यह बीमारी पैतृक नहीं है, यह क्या है, विषाणु के आक्रमण से होती है। इसके बाद जो दूसरा शब्द है इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसका क्या होना, कम होना, तो डेफिशिएंसी। के बाद है सिंड्रोम, तो सिंड्रोम का अर्थ होता है बीमारी को प्रकट करने वाले कई लक्षणों का समूह। तो इस प्रकार इसके पूरे नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अर्थात क्या है कि एड्स बीमारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एड्स विषाणुजन्य ऐसा रोगों का समूह है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने के कारण कई लक्षण जैसे वजन कम होना, दस्त लगना, बुखार, लसिका ग्रंथि में सूजन आदि आना उत्पन्न होने के साथ साथ निमोनिया, टीबी जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो ये सभी एड्स के लक्षण हैं और इस प्रकार एड्स को परिभाषित किया जाता है। रोग नियंत्रण केंद्र अमेरिका के अनुसार एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता में दोष आ जाता है। यह ऐसे रोगों से मिलकर बनी है जिसमें बिना किसी ज्ञात कारण के कापोसिस, सार्कोमा, निमोसिस्टम, कैरिनाई निमोनिया तथा अन्य गंभीर रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। एड्स एक रोग ना होकर रोगों का क्या है, समूह है जो सुई की नोक से लेकर कई लाख गुनी छोटी जैविक इकाई विषाणु द्वारा उत्पन्न होती है और यह विषाणु रक्त कोशिकाओं पर क्या करते हैं, आक्रमण करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने जानी एड्स की बीमारी के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसका मतलब क्या है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या रोकथाम की जा रही है। तो एचआईवी रोकथाम के लिए राजकीय पहल जानते हैं। तो एचआईवी रोग की गंभीरता को देखते हुए भारत ने अपने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 से की और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1986 में राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आप इन दोनों डेट को याद जरूर रखिएगा कि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 से की गई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति का जो गठन किया था वह 1986 में किया था। इसके बाद जानते हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन क्या है, जैसे कि नाको कहा जाता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। तो 1951 में अनेक देशों ने भारत को सहयोग देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और भारत में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य नीति योजना के अनुसार वर्ष 1992 से 1997 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई थी यह योजना। तो कार्य नीति योजना के लिए अब तक विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग राशि प्राप्त करता रहा है और इस योजना का उद्देश्य भारत में एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम की स्थापना करना था। 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की स्थापना की। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की स्थापना कब की थी, तो 1952 में की थी। और साथ ही याद रखिए कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली का कार्यकारी निकाय है। इसका जो कार्य देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का अध्यक्ष परियोजना निर्देशक के रूप में अतिरिक्त सचिव होता है। इसके सचिवालय में एक अतिरिक्त निर्देशक, परियोजना निर्देशक, विषय विशेषज्ञ तथा अन्य तकनीशियन और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होते हैं। तो यह एड्स से संबंधित हमने सभी प्रकार की राजकीय पहल के बारे में जाना। के बाद जानते हैं एचआईवी की रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी रोकथाम के लिए एचआईवी की। तो आक्रामक प्रक्रियाओं का निष्पादन करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को अपनी एचआईवी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। एचआईवी युक्त स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को निम्न बातें का ध्यान होना चाहिए। तो ऐसी आक्रामक प्रक्रियाओं के निष्पादन से बचना चाहिए जिसमें दैहिक द्रवों के पर्याप्त संपर्कों में आने की संभावना हो, एचआईवी संक्रमण का स्पष्ट जोखिम हो, इन प्रक्रियाओं में वे शामिल हो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए घाव का खतरा तथा रोगी की देह गुहा के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रक्त के संपर्क का खतरा प्रस्तुत करती हो। विशेषज्ञों की पैनल की राय मांगो। तो इसमें आक्रामक मेडिकल प्रक्रियाएं करने के लिए अनुमोदित एचआईवी युक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उसी रोगों को अपने संक्रमण के बारे में बता देना चाहिए। संक्रमण की निम्न जोखिम तथा स्क्रीनिंग कार्यक्रम के व्यय के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अनिवार्य टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गर्भवती महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपने लिए और अपने शिशु के लिए एचआईवी संक्रमण का अधिक खतरा नहीं है, जिसका एचआईवी युक्त व्यक्ति के संपर्क अकस्मित मात्र होना तक सीमित हो। तो इस प्रकार कार्यकर्ताओं को निम्न बातों का ध्यान होना चाहिए। के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बाल संरक्षण से संबंधित हैं। तो बालक की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जैसे दिलासा, विश्वास, नैतिक समर्थन, प्रोत्साहन और पहचान। बच्चों की देखभाल माता पिता के साथ साथ समाज, समुदाय और सरकार का भी दायित्व होता है। ये याद रखिए आप कि जो बच्चे हैं उनकी देखभाल माता पिता के साथ साथ समाज और समुदाय, सरकार का भी दायित्व होता है। विशेषकर बेसहारा अनाथ बच्चों की देखभाल में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए राजकीय बाल संरक्षण आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश में संचालित है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जो अनाथ निराश्रित बच्चों के लिए राजकीय बाल संरक्षण आश्रम है वह इंदौर मध्य प्रदेश में संचालित है। इस आश्रम में 13 वर्ष तक की आयु वाले निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को रखा जाता है। साथ ही याद रखिए शासकीय अस्थि बधिरतार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर, इसमें कक्षा 1 से 12 तक के अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। साथ ही याद रखिए कि जो मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह है वह इंदौर में है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को रखा जाता है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधिता बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था है। इसी के साथ याद रखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी सह संस्थान केंद्र संचालित है। मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी सह संस्थान केंद्र संचालित हैं, जिसमें मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, ग्वालियर, मझगवा, रीवा जो कि रीवा में है, तथा भोपाल में गरीब बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। और बालवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे लाभान्वित होते हैं। एक बालवाड़ी में 25 से 30 बच्चे रहते हैं। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको याद होना बेहद जरूरी है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है पोषण देखभाल योजना, जिसे कि फॉस्टर केयर कहा जाता है। तो ऐसे बालक जिनके जैविक माता पिता या तो अक्षम हैं या संकट की स्थिति में हैं, जिन्हें गोद नहीं लिया जा सकता है, वो किसी इच्छुक दंपत्ति को देखभाल में रखा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? हॉस्टल केयर कहा जाता है।
प्रतिभा बालक की, सॉरी यहाँ पर है प्रतिमाह बालक की पोषण देखभाल की जो राशि है वह 750 रुपए का सहयोग प्रावधान है। हॉस्टल केयर के अंतर्गत जो बालक की देखभाल के लिए प्रति माह बालक को जो राशि प्रदान की जाती है वह 750 रुपए है। अब इसमें जानते हैं कि संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं। तो सबसे पहला है शिशु गृह। शिशु गृह क्या होता है जानते हैं। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के अनाथ निराश्रित परित्यक्त बच्चों को संरक्षण भरण पोषण शिशु घर में दिया जाता है। जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और जो अनाथ और निराश्रित या परित्यक्त हैं, जिन बच्चों का त्याग कर दिया गया है, उन बच्चों का भरण पोषण और संरक्षण शिशु गृह में किया जाता है। के बाद है बाल गृह। तो इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चों की देखरेख और संरक्षण जरूरतमंद बालकों के लिए होती है। के बाद आता है संप्रेक्षा गृह। इसमें विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को जमानत न होने पर तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण चलने तक रखा जाता है। के बाद आता है विशेष गृह। तो संप्रेक्षा गृह में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश अनुसार निर्णय उपरांत दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोर को विशेष गृह में रखा जाता है। तो ये चारों गृह संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चारों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसमें शिशु गृह, बाल गृह, संप्रेक्षा गृह और विशेष गृह। अब इसके बाद जानते हैं एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जिसे कि ICPS कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। याद रखिए, इस योजना की जो शुरुआत है वह 26 फरवरी 2009 को हुई थी। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना बाल अधिकारों की रक्षा एवं बालकों के सर्वोत्तम हित पर आधारित है। इस योजना को शुरू करने का जो मूल उद्देश्य है, विशेष परिस्थितियों में बाल कल्याण की स्थिति में सुधार लाने के साथ उन परिस्थितियों और क्रियाकलापों के प्रति असुरक्षितता में कमी लाना है जो बच्चों के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और अलगाव के लिए दोषी होते हैं। तो इस प्रकार के बालकों के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी 26 फरवरी 2009 को। अब इसी योजना के अंतर्गत जानते हैं, जिसे कि समेकित बाल संरक्षण योजना भी कहा जाता है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना को ही समेकित बाल संरक्षण योजना कहा जाता है। जोखिमग्रस्त बालकों तथा परिवारों के लिए जरूरत और सेवाओं का ढांचा तैयार करना सबसे पहला इनका लक्ष्य था। जोखिमग्रस्त बालकों और परिवारों के लिए जरूरत और सेवाओं का ढांचा तैयार करना, जिला एवं राज्य स्तरों पर बाल संरक्षण की योजना तैयार करना तथा योजना को क्रमिक रूप से ब्लॉक तथा सामुदायिक स्तरों पर समुदाय स्तरों तक पहुंचाना। सेवा वितरण प्रणाली एवं कार्यक्रमों को सफल करना, जिससे निरोधात्मक, सांविधिक देखभाल और पुनर्वास से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हो, प्रदत्त सीमाओं तक पहुंचने और गुणवत्ता में सुधार लाना हो, माता पिता की देखभाल से वंचित बालकों के लिए गैर संस्थानिक परिवार आधारित देखभाल का विकल्प, जिसके तहत शामिल होगा असुरक्षित परिवारों का प्रयोजन कौटुंबिक देखभाल, देश के अंदर गोद लिए जाना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोद लिया जाना, ये सभी इसी के अंतर्गत शामिल है। इसके लक्ष्य में सेवा प्रदाताओं की क्षमता में विस्तार, ज्ञान के आधार पर जागरूकता और समर्थन को सबल करना है। साक्ष्य आधारित पर्यवेक्षक और मूल्यांकन तथा सेवा योजना निर्णय हेतु कठिन परिस्थितियों में पड़े बच्चों, देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों, सेवा प्रदाताओं और प्रदत्त सेवाओं पर एक ऐसे समेकित जीवंत वेब आधारित डेटाबेस की स्थापना करना है। साथ ही सभी स्तरों पर, खासकर जमीनी, सामुदायिक एवं जिला स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए भागीदारी एवं गठबंधन का निर्माण करना है। राष्ट्रीय या
राज्य मानवाधिकारी आयोग एवं बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग जैसे निकायों एवं संस्थाओं के साथ संबंध मजबूत करना इत्यादि शामिल है। तो ये समेकित बाल संरक्षण योजना के लक्ष्य के बारे में जाना। इससे पहले हमने इस योजना को डिटेल में समझा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी चैनल पर कंटिन्यू हैं, तो आप चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।